नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबळ्ळी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, युवा शक्ति देश के भविष्य की कुंजी है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से रवाना करेंगे। सरकार ने इस वर्ष दाल की कमी को पूरा करने के लिए 10 लाख टन अरहर दाल के आयात की योजना बनाई। केंद्र ने देश भर के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में मध्य प्रदेश के लिए 15,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। इससे लगभग 29 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कोलकाता में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए प्रेरक शक्ति बनने का आह्वान किया। वे आज कर्नाटका के हुबळ्ळी में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडिया जर्नी। द नेक्स्ट 25 years आर इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग द नेशन। युवा शक्ति ड्रीम्स डिसाइड India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. श्री मोदी ने कहा कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी विशेष है। वे विश्व पटल पर भारत का प्रभाव स्थापित करने के मिशन पर हैं। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जागो और काम करो के संदेश का स्मरण कराया। साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। प्रधानमंत्री ने कहा कि आशावाद और अवसर एक साथ आने पर युवा पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव तैयार होती है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। वैश्विक निवेशक का हमारे युवाओं पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। खिलौनों से लेकर पर्यटन और रक्षा से लेकर डिजिटल तक हर क्षेत्र में भारत दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसी भविष्य की तकनीकों में और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। उन्होंने आने वाले दिनों में विकसित भारत, सशक्त भारत को हासिल करने के लिए टीम भावना के साथ काम करने पर जोर दिया। श्री मोदी ने युवाओं से सांगोली रायन्ना, नारायण महादेव, लांस नायक हनुमंथप्पा और विश्वेश्वरैया जैसी ऐतिहासिक विभूतियों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। संगोली रायन्ना ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। नारायण महादेव मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। लांस नायक हनुमंथप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से रवाना करेंगे। इस अवसर पर वे टेंट सिटी और 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
गंगा विलास क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद 51 दिन में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान ये जहाज भारत और बांग्लादेश में 27 नदियों से गुजरेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल शुरू होने वाले गंगा विलास क्रूज के पहले सफर का हिस्सा बनने वाले स्विट्जरलैंड के पर्यटकों ने आज सुबह सारनाथ का भ्रमण किया और शाम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रांगण में हुए भव्य संगीत समारोह का आनंद लिया। संगीत कार्यक्रम के दौरान असम, बिहार और बंगाल के लोक संगीतकार गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों को श्रद्धा भाव प्रदर्शित करने के लिए उनके साथ गीत प्रस्तुति में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और केंद्रीय पोत, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष दाल की कमी को पूरा करने के लिए 10 लाख टन अरहर दाल के आयात की योजना बनाई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि कर्नाटक के गुलबर्ग इलाके में मौसम और सूखे के प्रकोप के कारण अरहर दाल के उत्पादन में कमी आ सकती है। सरकार ने देश भर के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थीं। इस समय 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन धंसने से प्रभावित जोशीमठ के निवासियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें राज्य सरकार उचित मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि जान माल की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री धामी ने कहा कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही 45 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। जो कमेटी बनाई है, कमेटी तय करेगी कि पहले की आपदा के समय में जो राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट किए जाते थे, हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है सहायता करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में 600 से अधिक घरों में बड़ी दरारें आने से सैकड़ों परिवारों का जीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में कोई भी कानून पारित करने से पहले पर्याप्त बहस और चर्चा होनी चाहिए। हमारी कोशिश रहती है कि सदनों में जो भी विषय आता है उन विषयों पर लंबी चर्चा हो, संवाद हो, आम आदमी की आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचे, ताकि हर कल्याणकारी योजनाओं की जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, जनता की भागीदारी हो और कार्यपालिका पर नियंत्रण हो। ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशेषता रही है। समारोह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि सदन की बैठक समय पर बुलाई जाए। श्री मिश्र ने बिना सत्रावसान के सदन की बैठक बुलाने की स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून लाया जाए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभाओं को वित्तीय स्वायत्तता देने की मांग की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 2 दिवसीय सम्मेलन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में संपन्न हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कुल 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि निवेशकों ने ऊर्जा, कृषि और खनन क्षेत्रों में सबसे अधिक रुचि दिखाई है। ऐसे में इन प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 29 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी नवकरणीय ऊर्जा में 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 4,50,127 को रोजगार। एग्री प्रोसेसिंग 2,20,160 रोजगार। आईटी और आईटी के साथ जो एलाइड सेक्टर है 2,22,371 को रोजगार। केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद 71,704 रोजगार। सर्विसेज में 1,66,700 रोजगार और अन्य फुटकर खुदरा 1,24,168 रोजगार। ये एक बड़ी सफलता है। श्री चौहान ने इस अवसर पर निवेशकों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट एमपी पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से ये पोर्टल काम करना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए संवाद, सहयोग, सुविधा, स्वीकार्यता, सुगमता और समन्वय की रणनीति अपनाई जाएगी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर पर्याप्त संख्या में सैनिक तैनात हैं और देश की सैन्य तैयारी उच्च स्तर की है। सेना दिवस से पहले आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिक यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए मजबूती से डटे हैं। 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस शनिवार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। ये दिवस पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की सेवाओं की मान्यता और सम्मान में मनाया जाता है। वे 14 जनवरी 1953 को सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को गाना टीका तेरे नाम का। सब खुशियाँ तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज हैं, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। We for veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। कोलकाता में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने 44वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन के लक्ष्य को प्राप्त किया। भारत की ओर से केएल राहुल ने शानदार 64 रन की पारी खेली। तीसरा और आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा। FIH हॉकी विश्व कप कल से ओडिशा में शुरू हो रहा है। मेजबान भारत का पहला मैच कल स्पेन से होगा। कल 4 मैच खेले जाएंगे। इस बार विश्व कप में 16 टीमें भाग ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के हुबल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, युवा शक्ति देश के भविष्य की कुंजी है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से रवाना करेंगे। सरकार ने इस वर्ष दाल की कमी को पूरा करने के लिए 10 लाख टन अरहर दाल के आयात की योजना बनाई है। केंद्र ने देश भर के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में मध्य प्रदेश के लिए 15,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। इससे लगभग 29 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
और भारत ने श्रीलंका को कोलकाता में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।